हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सब चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग लेके ये भी चलेंगे, पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि हार्मोनल इफ़ेक्ट क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिफरेंट हार्मोन्स के क्या इफ़ेक्ट हैं, कब उनका इफ़ेक्ट होता है, और इस एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी स्टडी करके समझ करके हम सब कैसे किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेसेस डेवलप कर सकते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स किस तरह के डेवलप कर सकते हैं, ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी स्टडी करके जो प्रॉपर डिस्कशन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में नोटिस कर रहे हैं, लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन क्या है, पर्टिकुलरली आपके स्क्रीन पे है। इट इंक्लूड्स साइक्लिक चेंजेस इन एनाटॉमी ऑफ ओवरी। पर्टिकुलरली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, किसकी एनाटॉमी चेंज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रोसेसेस में। तो ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट, वेजाइना की जो एनाटॉमी है, जो टिश्यू स्ट्रक्चर है, वो चेंज करता है और ये रिपीटेड चेंजेस होती हैं, वन बाय वन रिपीट होती हैं। इसीलिए हम लोगों ने इन चेंजेस को, एनाटॉमिकल चेंजेस को साइक्लिक चेंजेस नाम दिया है। और साथ ही साथ जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसमें भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब हम सब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नाम क्यों देते हैं, मेंस्ट्रुअल वर्ड का मीनिंग क्या है? तो जो वर्ड है मेंसेस, मेंस मीन्स होता है मंथ। चूंकि ये साइक्लिक चेंजेस एवरी मंथ रिपीट होते हैं और एक कंप्लीट साइकिल में अराउंड 30 डेज, एक्यूरेट कहिएगा तो 28 डेज लगता है, जो नियर 1 मंथ है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल रखा है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम का जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है वो मैमेलिया में होता है, क्लास मैमेलिया में। क्या सारे मैमल्स में होता है? तो नहीं, मैमेलिया का जो ऑर्डर है उसे हम प्राइमेट्स जिनको कहते हैं। प्राइमेट्स में आते कौन कौन है भाई? तो प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। तो क्लास मैमेलिया का जो ये ऑर्डर है प्राइमेटा, उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी होती है। अब प्राइमेट्स के बाद जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें याद रखेंगे आप, स्ट्रस साइकिल होता है। और इस तरह से दो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पाई जाती है क्लास मैमेलिया में। एक हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में, और नॉन प्राइमेट्स में स्ट्रस साइकिल। अब यहाँ पे याद रखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टडीज के लिए हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफरेंट फेजेस में बांट रखा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस कौन कौन है? तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इट इंक्लूड्स मेंस्ट्रुअल फेज जो 4 डेज का होता है, फॉलिक्यूलर फेज जो 10 डेज का है, और ल्यूटियल फेज जो 14 डेज का है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मेंस्ट्रुअल फेज का जो 4 डेज का ड्यूरेशन है ये कांस्टेंट होता है, फिक्स है 4 डेज, प्लस माइनस 1 डेज हो सकता है, लेकिन ये कोई इरेगुलरिटी नहीं है, या इसको हम इसको डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। प्लस माइनस 1 डे मेंस्ट्रुअल फेज में टॉलरेबल है। ल्यूटियल फेज पे भी याद रखेंगे, जो लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज जो 14 डेज का होता है, तो इसमें भी प्लस माइनस 1 डेज हो सकते हैं और ये भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसे भी हम एज कांस्टेंट फेज कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट फेजेस जो होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो कांस्टेंट होती हैं, फिक्स ड्यूरेशन की होती हैं। जो फॉलिक्यूलर फेज है 10 डेज का, ये फेज वेरिएबल हो सकता है। क्यों वेरिएबल हो सकता है? क्योंकि याद रखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, जनरली मिड में यदि सब कुछ नॉर्मल है तो ओव्यूलेशन जैसा इवेंट होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे से लेकर के 28 डे तक, और मिड में मैंने ओव्यूलेशन दिखाया है। तो ये जो ओव्यूलेशन इवेंट है ये हो सकता है 14th डे से आगे भी और 14th डे के पहले भी। तो याद रखेंगे, यदि ओव्यूलेशन का डे प्लस माइनस होता है
तो फॉलिक्यूलर फेज का जो काउंटिंग होगा डेज वाइज वो प्लस माइनस होगा। ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज कांस्टेंट फेज होते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यदि ये 14 ना होकर के 16th डे यदि होता है, मान लीजिए ओव्यूलेशन, तो फॉलिक्यूलर फेज का 2 दिन काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी फॉलिक्यूलर फेज जो होगा, ये जो 14th के बजाय 16th डे जो ओव्यूलेशन हो रहा है, तो 2 डेज जो एक्स्ट्रा हो गए वो ल्यूटियल फेज से कटेंगे नहीं, वो ल्यूटियल फेज से डिडक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ल्यूटियल फेज जो है वो 14th डे के बजाय 12 डेज का हो गया। एक्चुअली जब भी ओव्यूलेशन का डे वैरी करेगा तो फॉलिक्यूलर फेज का वेरिएशन होगा, ना कि ल्यूटियल फेज का। तो उसी तरह से यदि ओव्यूलेशन 14th के बजाय 16th डे होता है, तो ये 2 डेज जो एक्स्ट्रा हो गए वो फॉलिक्यूलर फेज में काउंट होंगे, और फॉलिक्यूलर फेज जो होगा वो 10 डेज के बजाय 12 डेज का हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, डे ऑफ ओव्यूलेशन के वैरी करने के वजह से जो फॉलिक्यूलर फेज है ये वेरिएबल होता है, और ल्यूटियल और मेंस्ट्रुअल फेजेस कांस्टेंट होते हैं। अब यदि आपसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इससे रिलेटेड? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 35 डेज है 28 डेज के बजाय, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा? तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। पहले एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉर्मल डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो नोटिस कीजिए कि ये है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने यहाँ लिखा है स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, और यहाँ लिखा है ओव्यूलेशन, और यह है एंड ऑफ साइकिल जो 28th डे एंड हो रहा है। आप नोटिस करिएगा एंड ऑफ साइकिल से 14th डे पहले ओव्यूलेशन को मैंने दिखाया है, यानी टोटल डेज -14 आप याद रखेंगे यदि डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछा जाए तो, क्योंकि जो एंड ऑफ साइकिल है 28th डे, उसके 14 दिन पहले, यानी माइनस, पहले यदि इवेंट हो रहा है तो माइनस, यदि बाद में होता तो प्लस कहते। तो इस तरह से याद रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है वो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले होता है। तो टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, चूंकि वो पहले होता है, करके आप निकाल लेंगे। और इस तरह से इस गिवन डे जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यदि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या है? टोटल डेज -14, और टोटल डेज है 28, -14 कर दिया आपने, तो ये हो गया डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब ये 14th डे आंसर होगा, यदि 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे ओव्यूलेशन होगा। ये 14वां दिन कहाँ से काउंट करके आएगा? तो याद रखिए स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग से ये 14th होगा। यदि आप स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, तो ये 10th डे होगा, ना कि 14th डे होगा। तो यदि क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि आप स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग से बताइए, तो आप करेंगे टोटल डेज -18, क्योंकि जब स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग से पूछा जाएगा तो ल्यूटियल फेज का भी 14th डे माइनस होगा और मेंस्ट्रुअल फेज का भी 4 डेज माइनस होंगे। तो इस तरह से टोटल डेज -18 आप निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने के लिए फ्रॉम एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यदि क्वेश्चन मेंशन्ड है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बताइए, तो आप सिर्फ ल्यूटियल फेज के डेज को माइनस करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज के डेज को माइनस नहीं करेंगे, तो ये होगा टोटल डेज -14। तो इस तरह से मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है 40 डेज का, उसमें मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा? तो मैंने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया कि आप स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग से बताइए या आप एंड ऑफ ब्लीडिंग से बताइए। तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो
तो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग आपको काउंट करना चाहिए। तो टोटल डेज 40 मैंने कहा 40, और फ्रॉम ब्लीडिंग बतानी है या कुछ भी नहीं मेंशन है तो वो एक नेचुरली कंसिडर किया जाता है कि ये स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग से बतानी होती है, क्योंकि यूजुअल काउंटिंग जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से होता है। तो आप इस तरह से, आप टोटल डेज 40 दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, -14 कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 26th डे। यदि यही पूछ दे फ्रॉम एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बताइए तो टोटल डेज -18 कर दीजिएगा आप, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22nd डे। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ओके, अब हम अनदर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब जरा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल डिस्कस करने से पहले जरा हम रिलेटेड जो एनाटॉमी है, खास तौर पे यूट्रस और ओवरी का, वो हम आपसे चाहेंगे कि डिस्कस कर लें। पर्टिकुलरली यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उस पर हम डिस्कस कर लें, एक बार रिकॉल कर दूं मैं आपको, और ओवरी के जो डिफरेंट फॉलिकल्स बनते हैं उनको मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ। तो चलिए आते हैं हम लोग पहले ओवरी पे। ये ओवरी आप नोटिस कर रहे हैं। अब याद रखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं ओवरी में वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स पे यानी प्राइमरी फॉलिकल्स के सेल्स पे एफएसएच रिसेप्टर पाया जाता है, और ये जो एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं प्राइमरी फॉलिकल के सेल पे, ये ब्लड सर्कुलेशन से एफएसएच को रिस्पॉन्स करते हैं, तब जाके प्राइमरी फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं एफएसएच को। क्या रिस्पॉन्स करते हैं? तो प्राइमरी फॉलिकल जो है इन रिस्पॉन्स ऑफ एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होता है। फिर एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल को कि वो एस्ट्रोजेंस रिलीज करे ब्लड सर्कुलेशन में, एस्ट्रोजेंस का सिक्रेशन हो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स पे एलएच रिसेप्टर पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स बियर करते हैं एलएच रिसेप्टर्स को, और एलएच के रिस्पॉन्स में ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच इवोक करता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करे ब्लड सर्कुलेशन में। तो वन बाय वन आप ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल पे एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पे एलएच रिसेप्टर्स होते हैं, और एफएसएच का आप कह सकते हो सबस्ट्रेट है प्राइमरी फॉलिकल, प्रोडक्ट है ग्राफियन फॉलिकल। एलएच का सबस्ट्रेट है ग्राफियन फॉलिकल और प्रोडक्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजेंस को भी रिलीज करता है और साथ ही साथ एक इनहिबिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से अकेला प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं है, साथ में और भी हार्मोन्स हैं जिसे हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो जहाँ का रिलेटेड मैटर है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट कर लें। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को। एक फीमेल इंडिविजुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो हम इसे मीनार्क बायोलॉजिकल टर्म देते हैं। मीनार्क मीन्स बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका यूजुअल एज होता है 11 to 13 ईयर्स फीमेल में। और ये रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की एक सर्टेन एज के बाद फिर बंद हो जाती है। तो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बाद जो एज आता है, फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो प्रोसेसेस हैं रिपीट नहीं होती हैं, तो हम इस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज यूजुअली 50 अराउंड एज में आता है फीमेल के। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि एक मेनोपॉजल वुमेन में किस हार्मोन का लेवल ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है और किस हार्मोन्स का लेवल ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाता है। बढ़ना किस हार्मोन्स का और घटना किस हार्मोन का होता है इन मेनोपॉजल वुमेन, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिए, जो मेनोपॉज का रूट कॉज है, बेसिक रीजन जो है मेनोपॉज का, आखिर मेनोपॉज क्यों आता है, तो आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो फर्दर प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्राफियन फॉलिकल में और ग्राफियन फॉलिकल्स का कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है। तो एक्चुअली शुरुआत प्राइमरी फॉलिकल के मैचुरेशन से होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी फॉलिकल्स एफएसएच रिसेप्टर फॉर्म करे अपने सेल्स के ऊपर। तो
जब एक सर्टेन एज के बाद जब एजिंग शुरू हो जाती है फीमेल में, तो प्राइमरी फॉलिकल्स अपने सेल्स के सरफेस पे एफएसएच रिसेप्टर नहीं बना पाते, और एफएसएच रिसेप्टर के ना बनने से प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्राफियन फॉलिकल में मैचुरेशन नहीं होता, और इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजेंस का सिक्रेशन नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल में ही सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ओवम बनता है, उसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से कह सकते हो कि प्राइमरी फॉलिकल पे एफएसएच रिसेप्टर के ना बनने से जो प्रोसेसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाती, और सेकेंडरी ओसाइट ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन नहीं हो पाता, और इस तरह से जो ओवेरियन चेंजेस होती हैं, ओवरी के जो साइक्लिक चेंजेस होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज का बेसिक रीजन हो गया आने का फेल्योर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफएसएच रिसेप्टर्स ऑन सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। अब याद रखिएगा कि जब प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स पे एफएसएच रिसेप्टर नहीं बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल ब्लड सर्कुलेशन से एफएसएच को पिकअप नहीं करेगा मेनोपॉजल कंडीशन में, तो एफएसएच का ब्लड सर्कुलेशन में लेवल बढ़ जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल भी नहीं बन रहा है जिसके ऊपर एलएच रिसेप्टर्स होते हैं, तो एलएच को भी ओवरी पिकअप नहीं करेगा ब्लड सर्कुलेशन से, और एलएच का भी मेनोपॉजल वुमेन में ब्लड सर्कुलेशन में लेवल बढ़ जाता है। तो एफएसएच और एलएच जिनको हम टुगेदर गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, इन दोनों का मेनोपॉजल वुमेन में ब्लड लेवल हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स बंद हैं, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो सोर्सेस हैं वो बन नहीं रहे हैं। रिजल्टेंट इसका इफेक्ट होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो ब्लड सर्कुलेशन में लेवल था वो मेनोपॉजल वुमेन में कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, एफएसएच एलएच का लेवल ज्यादा मेनोपॉजल कंडीशन में, ऐसे याद रखेंगे। और एक खास तौर पे और याद रखिए कि एस्ट्रोजन जो है बिसाइड्स रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, फीमेल में उनके बोन्स में ब्लड से कैल्शियम को मोबिलाइज करता है, जो कैल्शियम के बोन में आने से बोन का जो हेल्दी लाइफ है, बोन का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। यानी आप कह सकते हो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ossification of bones, mobilization of calcium from blood to bone in female body। तो फीमेल बॉडी में बोन्स के कैल्शियम सफिशिएंट अवेलेबल हो ताकि उसका मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट प्रॉपर अमाउंट में रख सके, मैट्रिक्स का वॉल्यूम नॉर्मल रहे, इसके लिए भी एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। और मेनोपॉजल एज में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन का जो ओवेरियन सोर्स है ग्राफियन फॉलिकल वो बन नहीं रहा है, तो मेनोपॉजल वुमेन में फिर एस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी। चलिए मैं मानता हूँ कि उनमें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एटलीस्ट एस्ट्रोजन बोन्स के हेल्दी कंडीशन के लिए, उनमें कैल्शियम की अवेलेबिलिटी के लिए भी एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो आखिर इस एस्ट्रोजन का डिमांड कैसे पूरा होगा, तो याद रखेंगे आप, जब हम इसके लिए आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, उसका जो कॉर्टेक्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसका जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, जिसे आपको याद होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना रेटिकुलरिस है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो एड्रिनल एंड्रोजेंस यानी मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और वो एंड्रोजन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज हो रहा है उसे फीमेल की मेनी टिश्यूज एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट करती हैं, और इस तरह से मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी एड्रिनल कॉर्टेक्स के एड्रिनल एंड्रोजन से हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे गौर करना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। चलिए हम यूट्रस के इंडोमेट्रियम पे आते हैं। आप याद रखिए इंडोमेट्रियम जो है, आप देख रहे हैं इंडोमेट्रियम के आउटर साइड मायोमेट्रियम होगा, और इंडोमेट्रियम के इनर साइड यूटेराइन कैविटी लिख रखा है मैंने, ये यूटेराइन कैविटी। तो आप यहाँ पे याद रखिए ये वेजाइना आप नोटिस करिए, ठीक ना, और यहाँ पे स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं, स्पर्म्स को फिर यूट्रस में आना होता है, यहाँ से वो
ओविडक्ट में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन प्लेस में जाना होता है। तो आखिर स्पर्म्स जो होंगे वो ओविडक्ट में कैसे जाएंगे? बाय वॉकिंग, बाय जंपिंग, बाय रनिंग? यस, इन सारे प्रोसेसेस के द्वारा नहीं जाएंगे। स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइजेशन प्लेस पे जाते हैं बाय स्विमिंग। तो बाई स्विमिंग जाते हैं स्पर्म्स, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यूट्रस में स्पर्म्स स्विम करें, इसके लिए यूट्रस में फ्लूइड मीडियम होना चाहिए। कहाँ से यूट्रस में फ्लूइड मीडियम आएगा? तो इस सब को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग एंडोमेट्रियम पे आते हैं। एंडोमेट्रियम जो है आप याद रखेंगे, एंडोमेट्रियम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है। ये एंडोमेट्रियम का सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इस एंडोमेट्रियम का जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देख रहे हैं आप, हम इस एंडोमेट्रियम को या कह लीजिए उसके टिश्यू को यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम को दो पार्ट में बांटते हैं। ये वाला पार्ट नोटिस करिए, एंडोमेट्रियम में दो पार्ट, इसे हमने बेसल लेयर कह दिया। और ये आउटर पार्ट हो गया एंडोमेट्रियम का जो टुवर्ड्स मायोमेट्रियम दिख रहा है आपको। और दूसरा पार्ट एंडोमेट्रियम का जिसे हमने फंक्शनल लेयर कहा है, ये फंक्शनल लेयर देख रहे हैं, ये इनर लेयर है, इनर पार्ट है एंडोमेट्रियम का टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी आप नोटिस कर रहे हैं। तो बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर दो पार्ट में एंडोमेट्रियम बटा होता है और दोनों में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। और इन दोनों के जो सेल्स हैं वो एक ही लेयर में ऐसे अरेंज्ड रहते हैं जो आप फिगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। ये हो गया मायोमेट्रियम और ये यूटेराइन कैविटी। तो जो सेल्स, क्योंकि याद रखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो एंडोमेट्रियम में एज स्ट्रेट लेयर अरेंज्ड नहीं होता, सीधा नहीं होता, वो इस तरह से फोल्डेड होता है। और उसका कुछ पोर्शन चला गया बेसल लेयर में और कुछ पोर्शन चला गया फंक्शन लेयर में। तो याद रखेंगे बेसल लेयर में जो सेल्स होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, वो डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड नेचर के सेल्स होते हैं। वो डिमांड पे डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये फंक्शनल लेयर जो है उसके जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं, मतलब सेक्रेटरी नेचर के होते हैं और ये म्यूकस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेसल लेयर का सेल डिवाइडिंग सेल है, फंक्शनल लेयर के जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सेक्रेटरी सेल्स हैं। बेसल लेयर एंडोमेट्रियम का परमानेंट पार्ट है, ये लेयर कभी भी शेड नहीं होता। फंक्शनल लेयर जो है ये रिप्लेसेबल है, ये टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होता है। आप याद रखिए फंक्शनल लेयर जो एंडोमेट्रियम का है, इसी के सेल्स, इसी का टिश्यू डेड होता है और इसी के डेड होने का रिजल्ट होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यानी मेंस्ट्रुअल फेज में फंक्शनल लेयर डेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट फेज जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, जिसको हम फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, ये फॉलिक्यूलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन होता है इस फेज में। इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है फंक्शनल लेयर, वो इस फेज में रिपेयर होता है, रीजनरेट होता है, या कह लीजिए प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेशन मतलब फॉर्मेशन। तो हम फॉलिक्यूलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फिर ल्यूटियल फेज जो है इसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों सेक्रेटरी फेज कहते हैं इसको? क्योंकि फंक्शनल लेयर जो जस्ट प्रोलिफरेटिव फेज में, जस्ट इसके पहले वाले फेज में रिपेयर हो गया, तो ये म्यूकस सिक्रेट करता है। मैंने कहा फंक्शनल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं और ये म्यूकस रिलीज करता है, डाइल्यूट म्यूकस रिलीज करता है। तो कब रिलीज करता है? ये जो फंक्शनल लेयर जो है ये कब रिलीज करता है, किस फेज में रिलीज करता है? तो वो ल्यूटियल फेज में रिलीज करता है, ठीक ना। इसीलिए हम ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल लेयर से म्यूकस रिलीज होता है इस फेज में। और ये म्यूकस जो है यूट्रस में, यूटेराइन कैविटी में फ्लूइड मीडियम ले आता है ताकि स्पर्म स्विम कर सके और फर्टिलाइजेशन प्लेस पे वो पहुंच सके। तो इस तरह से आप याद कर लें, फंक्शनल लेयर जो है ये मेंस्ट्रुअल फेज में डेड हो जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज में वंस अगेन रिपेयर होता है और फिर ये ल्यूटियल फेज में म्यूकस रिलीज करता है। अब ये याद रखेंगे आप कि ल्यूटियल फेज में ही प्रोबेबिलिटी होती है कि ओवम फर्टिलाइज हो, फर्टिलाइजेशन के बाद वो
उसका एम्ब्रायोजेनेसिस हो और एम्ब्रायोजेनेसिस के साथ ही साथ वो यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट हो जाए, ब्यूरिड हो जाए यूटेराइन वॉल में, इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूटेराइन कैविटी में होगा, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन एग जो है वो एल एसिथल है, उसमें योक नहीं है, रिजर्व फूड नहीं उसके पास, वो यूटरस के टिश्यू से नॉरिशमेंट गेन करता है। तो यूटेराइन टिश्यू से डेवलपिंग एम्ब्रियो नॉरिशमेंट गेन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वो यूटेराइन टिश्यू से अटैच हो, यूटरस के वॉल में वो ब्यूरिड हो जाए, तब तो वो वहाँ के टिश्यू से न्यूट्रिशन गेन कर पाएगा। तो हम इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो, ठीक ना। अब ये याद रखेंगे, इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो का होता है वो फंक्शनल लेयर में होता है। तो हम इस पार्ट को, एंडोमेट्रियम के इस पार्ट को फंक्शनल लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में यूट्रस का इंपॉर्टेंस जो है, यूट्रस का जो रोल है, वो एंडोमेट्रियम की इसी लेयर से होता है। जैसे स्पर्म को स्विमिंग के लिए फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करना भी यही करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देने की बारी आती है तो वो फंक्शनल लेयर ही करता है। अब यहाँ से फिर हम थोड़ा बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर पे, तो बेसल लेयर जो है वो परमानेंट पार्ट है एंडोमेट्रियम का, डिवाइडिंग सेल से बना है और इसके नॉरिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसल आर्टरी पर होती है। फंक्शनल लेयर टेम्पोरल लेयर है। फंक्शनल लेयर के जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं और इसके सेल्स के नॉरिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइरल आर्टरी पे होती है। तो ये याद रखेंगे। फंक्शनल लेयर आखिर बनता कैसे होगा? मेंस्ट्रुअल फेज में डेड हो जाता है, फिर फंक्शनल लेयर में जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज में डेड होने के बाद प्रोलिफरेटिव फेज में ये फिर से बनता है। कैसे बनेगा? फंक्शनल लेयर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे न्यू सेल्स आने चाहिए, ये तो पूरा खाली हो गया है मेंस्ट्रुअल फेज में डेड होने की वजह से। तो याद रखेंगे, जो एस्ट्रोजन है, ये बेसल लेयर जो परमानेंट लेयर है, इसके डिवाइडिंग सेल को इन्फ्लुएंस करता है, इवोक करता है सेल डिवीजन के लिए। बेसल लेयर डिवाइड करता है उसका सेल, बेसल लेयर में डिवीजन होगा, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से ये जो एम्प्टी प्लेस है फंक्शनल लेयर के जो सेल्स हैं वो एक बार फिर से रिकवर्ड हो जाएंगे। यानी फंक्शनल लेयर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सेल्स ऑफ बेसल लेयर और बेसल लेयर में सेल डिवीजन को इवोक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजेंस। अब यहाँ पे याद रखिए, एस्ट्रोजेन ही फंक्शनल लेयर के नॉरिशमेंट के लिए जो स्पाइरल आर्टरी की रिक्वायरमेंट है, तो एस्ट्रोजेन ही स्पाइरल आर्टरी का फॉर्मेशन भी करवाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फंक्शनल लेयर का रीजनरेशन और स्पाइरल आर्टरी का फॉर्मेशन फॉर नॉरिशमेंट ऑफ फंक्शनल लेयर, ठीक ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोजेन की है। फिर याद रखेंगे, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये स्पाइरल आर्टरी को मेंटेन रखता है और स्पाइरल आर्टरी मेंटेन रहेगी तो फंक्शनल लेयर मेंटेन रहेगा और फंक्शनल लेयर मेंटेन रहेगा तो यदि इसमें इम्प्लांट है एम्ब्रियो तो फर्दर उसका नॉरिशमेंट कंटिन्यू रहेगा एम्ब्रियो का और इस तरह से वो ग्रो करते रहेगा। यदि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है तो स्पाइरल आर्टरी रप्चर्ड हो सकती है। स्पाइरल आर्टरी की रप्चरिंग लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के वजह से होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इसका रिजल्ट है रप्चरिंग ऑफ स्पाइरल आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी की रप्चरिंग से फंक्शनल लेयर डेड। यदि एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है फर्दर उसका नॉरिशमेंट बंद और वो डेड हो जाएगा, इसे कहते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्रेक कर गया। और यदि मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ है, तो तब क्या होगा? तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, रप्चरिंग ऑफ स्पाइरल आर्टरी, डेथ ऑफ फंक्शनल लेयर और इसका रिजल्ट है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है उसका यदि रूट कॉज पूछ दिया जाए तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये आप रिलेट कर लिए, ये सारी एनाटॉमी याद रखेंगे। एक और चीज कि ये फंक्शनल लेयर जो डाइल्यूट म्यूकस रिलीज करता है, तो भाई म्यूकस क्या है, म्यूकस का कंपोजिशन क्या है? तो म्यूकस जो है वो म्यूसिन प्रोटीन प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट और वाटर से बना होता है, ठीक है। ये म्यूकस का कंपोजिशन है, म्यूसिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वाटर।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में पर्टिकुलरली मेनली NaCl होता है, म्यूकस हो गया ये। अब ये याद रखेंगे, म्यूकस में म्यूसिन नाम का प्रोटीन उसमें विस्कोसिटी लाता है, म्यूकस को स्टिकी बना देता है। तो जैसे जैसे म्यूकस में म्यूसिन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे म्यूकस मोर विस्कस होता चला जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, फंक्शनल लेयर जो म्यूकस रिलीज करता है यूटेराइन कैविटी में वो प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस से करता है। और दूसरी बात भी आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है म्यूकस में म्यूसिन कंटेंट बढ़ता है, और म्यूसिन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी और म्यूकस थिकेंड होता चला जाएगा। इसके क्या इफेक्ट होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हम लोग फिर से चले आते हैं टॉपिक्स पे। तो ये आपका सारा बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिटेल स्टडी कर सकें, बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पर्टिकुलरली ये हमको टच करना जरूरी था। तो अब इतना मैटर एक बार आप रिवाइज कर लें, फिर हम सब वन बाय वन तीनों फेज को डिस्कस करते हैं। आप देखना ना भूलें प्रधान बायोलॉजी क्लासेस, और वन बाय वन सारे वीडियोस को आप देखें, लाइक और शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए यदि कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन आपके माइंड में आता है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स आते हैं कि मैं और बेहतर कैसे कर सकूं, आपके लिए वो ज़्यादा ईजियर कैसे होगा, आप बेहतर कैसे मेरे वीडियोस से आप स्टडी कर पाएंगे, तो आप अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो आप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने फर्स्ट पार्ट अभी बनाया है, और इस फर्स्ट पार्ट को वॉच करने के बाद आप सेकेंड पार्ट, जिसमें मैं वन बाय वन तीनों फेजेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के उनको मैं आपके सामने रखूंगा और उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स को भी डिस्कस करता चलूंगा। तो आप जरूर बने रहिए मेरे साथ, पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अपना इंपॉर्टेंट सजेशन डालना ना भूलें, और लाइक शेयर बनता है यदि आपको समझ में आता है तो। थैंक यू।